हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में पढ़ लिया होगा कि हम लोग त्रुटि के बारे में बात करने वाले हैं। और जब हम त्रुटि के बारे में बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक में एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं इस चैप्टर के, और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भाई साहब एक्सपेरिमेंट भी करोगे, और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे तो उन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, आपको पता है अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें सबसे माथापच्ची का काम आपका एरर ही होता है। और अगर हम लोगों को एरर मैनेज करना नहीं आया, एरर हमें समझ में नहीं आई, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपका एक्सपेरिमेंट सही भी नहीं माना जाएगा। तो एक पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर के एक साइंटिस्ट, बड़े से बड़े साइंटिस्ट के लिए भी जो सबसे भयंकर चीज़ होती है ना, वो यही होती है त्रुटि। और आज की क्लास में आप त्रुटि को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप ये पढ़ोगे कि त्रुटि के जो आंकिक मान हैं उनसे संबंधित प्रकार किस प्रकार से हैं, और कल आप उसके सैद्धांतिक प्रकारों का अध्ययन करोगे। तो यही चीज़ है, और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन यही है कि नोट्स बनाते चलें, कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहना क्लास के बीच में। और अगर कॉपी में लिखने में जोर आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ताकि आपको चीज़ें याद होती जाएं क्लास के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो त्रुटि से पहले दो शब्दों के बारे में बात करेंगे जिनके बीच का अंतर हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपका शब्द है प्रिसीजन, स्पेलिंग का हमेशा चक्कर रहता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये एक अपने आप में एक ऐसा दो शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। परिशुद्धता और यथार्थता। परिशुद्धता और एक्यूरेसी का मतलब है यथार्थता। ठीक है, सत्यापन एवं मापन के मान के अंतर को, सत्यवान एवं मापन के मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। धीरज ने लिखा है, बढ़िया है। धीरज, अभी अपन त्रुटि का अध्ययन नहीं कर रहे बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। आप वापस जब त्रुटि वाला टॉपिक आए तब अपने कमेंट्स करिएगा। अभी आप इस पे लिखो, परिशुद्धता और यथार्थता के ऊपर अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट में लिख सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, परिशुद्धता और यथार्थता जैसे दो शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में अंतर बहुत कम लोगों को पता होता है। और हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, एक तरह से फर्स्ट चैप्टर ही है फिजिक्स का, तो जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। उसी बेसिक चीज़ों के क्रम में मैं टॉपिक आपके लेकर के आया हूँ। ध्यान सुनिएगा। आप लोगों ने वो डैशबोर्ड देखा है? डैशबोर्ड अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अभी क्लियर करता हूँ। एक गेम होता है, उस गेम में इस प्रकार का एक बोर्ड होता है। गेम होता है, उसमें इस प्रकार का एक बोर्ड होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इस बोर्ड के सेंटर में तीर मारना होता है इधर, और जो सेंटर में तीर मारता है वो जीत जाता है ना। अब तो याद आ गया आपको। अब इसमें चाहे तीर मारो, चाहे वो हाथ वाला नहीं आता, ऐसे हाथ का भी आता है, उसमें ऐसे फेंक के भी मार सकते हैं अपन। डैशबोर्ड कहते हैं इसको। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड है। अलग अलग विद्यार्थियों ने डैशबोर्ड का गेम खेला। मान लेते हैं 4 विद्यार्थी आपके पास, एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है, एक विद्यार्थी सी है, एक विद्यार्थी डी है। तो 4 विद्यार्थियों ने ये गेम खेला, और 4 विद्यार्थियों ने जब इस गेम को खेला तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बर्ताव किया, और अलग अलग तरीके से बर्ताव के बाद में जो हमें प्रेक्षण मिला, देखो होता क्या है, प्रेक्षण का मतलब क्या है, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो उसका जो आउटकम आ रहा है, उसका जो आउटपुट आ रहा है, उसका जो निर्गत चीज़ हमें देखने को मिल रही है, उसको हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। तो इन चारों के अलग अलग प्रेक्षण थे, उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बंदे ए ने क्या किया, बंदे ए ने एक तीर मारा यहाँ, 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 इस तरह से उसने तीर मारे। बंदे 2 ने क्या किया, एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा। बंदे सी ने क्या किया, ऐसे मारे तीर, 1 2 3 4 5, इस तरह से उन्होंने तीर मारे।
और इस बंदे ने भी लगभग ऐसा ही किया, 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को ये समझना है कि इन सब में से परिशुद्ध कौन था और यथार्थ कौन था, ये हम समझेंगे। सब बच्चे आराम से सीखना, क्योंकि आज की क्लास में लॉजिक बहुत ज़्यादा है, मज़ा बहुत आएगा आपको समझने में। तो डैशबोर्ड के गेम में तीर मारने की प्रतियोगिता हुई और तीर मारने की प्रतियोगिता में ये 4-5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस तरह से इनके रिजल्ट रहे। अब मैं आपको बताता हूं परिशुद्धता का मतलब क्या है। परिशुद्धता का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारी जो पहली वैल्यू आती है, सुनना ध्यान से, परिशुद्धता का मतलब क्या है, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमारी जो पहली वैल्यू आती है उस वैल्यू के पास में, आसपास अगर हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो परिशुद्ध है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी एक वैल्यू आई आपके पास, उस वैल्यू के आसपास ही अगर आपके बार बार एक्सपेरिमेंट करने से सेम वैल्यूज आती हैं या उसके आसपास की वैल्यूज आती हैं तो हम कहते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट परिशुद्ध माना जाएगा। यथार्थ क्या होता है? अगर आपकी वैल्यू वास्तविक मान के आसपास आती है तब हम उसको यथार्थ कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई राशि है जिसका वास्तविक मान 9 है, अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी वैल्यू 8.8, 8.7, 8.6 आ रही है, उसके आसपास आ रही है, तो कहा जाएगा कि आप यथार्थ हो। अब सुनने में मजा नहीं आता है, ऊपर से गया होगा आपके, पता है मुझे, इसलिए इधर आते हैं, इधर देखते हैं। इस बंदे ए ने, इसलिए तो ये एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इस एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। इस बंदे ने पहला तीर यहां मारा, दूसरा तीर यहां मारा, तीसरा तीर यहां मारा, चौथा तीर यहां मारा, पांचवा तीर यहां मारा। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तीर में भी कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब बंदे का कोई पैटर्न ही नहीं है, अंड शंड कहीं भी तीर मारे जा रहा है। ये वाला तीर की लोकेशन और इस वाले तीर की लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है। इस तीर की लोकेशन और इसकी लोकेशन भी बिल्कुल अलग अलग है। इस तीर की और इस तीर की लोकेशन भी बिल्कुल अलग अलग है। मतलब पहली बार जहां तीर मारा था, दूसरी बार जो तीर मारा वो बिल्कुल उससे अलग जगह मारा। इसका मतलब ये जो उसने किया है उसको परिशुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है आपका, ये पहला एक्सपेरिमेंट परिशुद्ध नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। क्या ये यथार्थ है? वास्तव में उसको कहां मारने के लिए कहा गया था? उसको यहां मारने के लिए कहा गया था, यहां तो उसने मारा नहीं। इसका मतलब ये यथार्थ भी नहीं कहा जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर ए जिस बच्चे ने किया, ए बच्चे ने जो किया, उसको ना तो आप परिशुद्ध की कैटेगरी में डाल पाओगे और ना ही उसको आप यथार्थ की कैटेगरी में डाल पाओगे। वो दोनों ही नहीं है एक्चुअल में। अब आते हैं बी के ऊपर। जब बात बी की जाती है तो किस प्रकार से देखेंगे? पहला शॉट कहां मारा? यहां पर। दूसरा शॉट उसके बिल्कुल पास में, तीसरा शॉट उसके बिल्कुल पास में, चौथा शॉट उसके बिल्कुल पास में, पांचवा शॉट उसके बिल्कुल पास में। मतलब ये हुआ कि ये बंदे ने पहला जहां मारा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी उसके आसपास ही मारा। इसका मतलब ये होता कि ये बंदे का पहला एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दूसरे, तीसरे के आसपास ही है, तो इसका मतलब ये परिशुद्ध कहा जाएगा। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि परिशुद्ध का मतलब क्या है। परंतु इसको वो निशाना कहां मारना था? इसको निशाना मारना था यहां पे, यहां तो इसने मारा नहीं, तो इसको यथार्थ नहीं कहा जाएगा। परिशुद्ध तो है पर ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तब होता जब जहां पे वास्तव में मारना चाहिए था वहां मारा होता। परंतु इसको परिशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? उसको परिशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? परिशुद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक बार जहां उसने किया है, दूसरी बार भी उसके आसपास ही किया है। इसकी बात करते हैं। पहली बार शॉट कहां मारा? यहां मारा। दूसरी बार भी यहीं, तीसरी बार भी इसके आसपास, चौथी बार भी इसके आसपास, पांचवी बार भी इसके आसपास। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका परिशुद्ध है, क्योंकि पहली बार जहां किया था वहां पे सही किया था एकदम। पहली बार जहां एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह से मारा उसने, दूसरी बार भी उसके पास में मारा, तीसरी बार भी उसके पास में मारा, और इस बार जहां पे उसको शॉट देना चाहिए था उसने वहीं दिया। इसका मतलब इसको यथार्थ भी कहा जाएगा, ये यथार्थ भी है। इसी प्रकार ये है, इसके अंदर भी आप इसको यथार्थ और परिशुद्ध कह सकते हो। तो अब आपको समझ में आया यथार्थता और परिशुद्धता का मतलब क्या है? सही है? बढ़िया। अब अपन एक चीज पे बात करते हैं कि परिशुद्धता को साइंस में लेकर के क्यों आए।
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट नंबर ए है, एक साइंटिस्ट बी है। उनको हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करो, वैल्यू निकाल के दिखाओ। हमें पहले से पता है कि उस एक्सपेरिमेंट की सही वैल्यू 9 है, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में हम जो चीज़ निकलवाना चाहते हैं उस चीज़ की वैल्यू 9 है, हमें पहले से पता है। साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता, तो हमने दो साइंटिस्टों को कहा कि भाई तुम एक काम करो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और हमको वैल्यू निकाल करके दिखाओ। साइंटिस्ट नंबर ए ने क्या किया, जब काम शुरू किया तो उसने वैल्यू निकालना शुरू किया। उसकी पहली वैल्यू आई 8, दूसरी वैल्यू आई 8.1, तीसरी वैल्यू आई 7.9, चौथी वैल्यू फिर से 8 आई और अगली वैल्यू आई 8.1। ये उसके एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज थी। बंदे बी को हमने कहा भाई तुम एक्सपेरिमेंट करो, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसकी पहली वैल्यू आई 9, दूसरी वैल्यू आई 15, तीसरी आई 17, अगली आई 5 और फिर आई 4। अब हमको ये बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट बेहतर है, नंबर ए वाला साइंटिस्ट बेहतर है या नंबर बी वाला साइंटिस्ट बेहतर है, ये हमें बताना है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा साइंटिस्ट है जो एक्चुअल में देश की सेवा सही से कर रहा है और कौन ऐसा है जो फालतू है। तो अब ध्यान से बताओ, ए वाला या बी वाला, कौन सा सही माना जाएगा, कौन सा सही माना जाएगा। अब अगर इसके बारे में सोचें तो ना तो साइंटिस्ट ए सही वैल्यू दे पाया ना साइंटिस्ट बी। हाँ, साइंटिस्ट बी ने एक बार सही वैल्यू दी, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो उसने बहुत दूर की वैल्यू दी। तो ना साइंटिस्ट ए सही वैल्यू दे पाया ना साइंटिस्ट बी सही वैल्यू दे पाया। परंतु अगर ध्यान से देखें तो साइंटिस्ट ए की पहली वैल्यू अगर 8 है तो दूसरी वैल्यू उसके आसपास ही है 8.1, तीसरी वैल्यू उसके आसपास ही है 7.9, चौथी वैल्यू वापस से 8 है, पांचवी वैल्यू वापस से 8.1 है। मतलब यह है कि साइंटिस्ट ए ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था तो जिस मेथड से एक्सपेरिमेंट किया था दूसरी बार भी उसी मेथड को फॉलो किया, तीसरी बार भी उसी मेथड को फॉलो किया, चौथी बार भी सही तरीके से उसी मेथड को फॉलो किया, तभी रिजल्ट उसके आसपास ही आ रहे हैं। परंतु ये पता नहीं क्या कर रहा है, पहली बार 9, 15, 17, 5, 4, एक ही एक्सपेरिमेंट को 5 बार कर रहा है और वैल्यू अनाप शनाप अलग अलग आ रही है बिल्कुल। मतलब ये बंदा हर बार पता नहीं कौन सी गलती करता है जिसके कारण वैल्यू इतनी फर्क आ जाती है, जबकि ये जो बंदा है ये एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से करता है हर बार, इसलिए वैल्यू उसके आसपास ही आती है। मतलब ये है, माना ये सही नहीं है, इसकी वैल्यू सही नहीं है, इसकी वैल्यू यथार्थ नहीं है, यथार्थ तो नहीं है, परंतु इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो परिशुद्ध तो है। अब ये हो सकता है कि ये साइंटिस्ट नंबर ए जो है ना वो ऐसी कोई छोटी सी गलती कर रहा हो जिसके कारण 9 नहीं आ पा रहा हो। वो गलती अगर अपन ठीक कर दें, वो गलती अपन सही कर दें तो इसके सारे रिजल्ट जो हैं वो 9 के आसपास आने लगेंगे। जैसे आप इस गेम में देखो, इस गेम में मुझे सबसे अच्छा बंदा लगा बी, क्योंकि बी ने माना कि गलत जगह शॉट मारा, परंतु पहली बार जब उसने शॉट मारा तो दूसरी बार भी उसी टेक्निक से मारा, तीसरी बार भी उसी टेक्निक को फॉलो किया, चौथी बार भी उसी टेक्निक को फॉलो किया, पांचवी बार भी उसी टेक्निक को फॉलो किया। समझ रहे हो? तो अगर सेम टेक्निक को वो बंदा 5 बार फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसको बस इतना बताना है कि बेटा तेरा हाथ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा बीच में लिया, हल्का सा यहां पे लिया और फिर शॉट मार। तो जब वो थोड़ा सा टेक्निक में चेंज करके वापस शॉट मारेगा तो इस बात की तो गारंटी है कि उसके 5 शॉट अंदर ही लगेंगे, क्योंकि उसको ये तो पता है कि एक जगह मारने के बाद उसी चीज को वापस रिपीट कैसे करना है। यही तो हमें चाहिए। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे साइंटिस्ट सारे के सारे यथार्थी हों, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। ये तो हमें पता है, हम जानते हैं ये बात, हम चाहते भी नहीं है कि वो बंदा पहली बार में हमें वो सारा रिजल्ट निकाल के दे दे, सच है। बट हाँ, कम से कम वो परिशुद्ध तो हो, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं हो। इसलिए आप लोगों ने बात नोटिस की होगी कि जब भी आप लैब वगैरह में जाओगे, अब वही बात है ना यार कि लैब्स तो बंद हैं, पर जब भी लैब खुलेगी, स्कूल खुलेंगे आपके, आप लैब में जाओगे तो टीचर आपको ये बोलेगा कि एक्सपेरिमेंट को जब पहली बार करते हो तो उसी तरीके से दूसरी बार करना, तुम्हारी वैल्यू आसपास आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि हर कोई ये कोशिश करता है कि यथार्थ नहीं बन पाए कोई बात नहीं, पर कम से कम परिशुद्ध तो रहें। क्योंकि परिशुद्ध होने का मतलब यह है कि आपको टेक्निक पता है
और उस टेक्निक को बार बार सेम तरीके से यूज करना भी आता है। हाँ, आप यथार्थ इसलिए नहीं हो क्योंकि कुछ गलती कर रहे हो आप। एक बार अगर आपने वो गलती ठीक कर ली तो क्योंकि आपको टेक्निक रिपीट करना आता है, बाकी सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से ये साइंटिस्ट ए पहले एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसी गलती कर रहा है जो गलती करने से आंसर 9 नहीं आ रहा, परंतु अगर उसने वो गलती सुधार ली तो सारी जगह पे उसका 9 आने लगेगा। परंतु इन भाई साहब को देखा जाए तो ये कुछ हर बार नई नई गलती करते हैं, परिशुद्धि नहीं है। तो जो परिशुद्ध नहीं है, यथार्थ बनने में उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परिशुद्ध ना हो कोई भी एक्सपेरिमेंट यथार्थ ना हो चलेगा, बट परिशुद्ध होना ही चाहिए। ये वाली कहानी है। यथार्थ को परिशुद्ध नहीं कहा जा सकता, यथार्थ और परिशुद्ध अलग अलग है। परिभाषा लिखवाता हूं मैं आपको, परिभाषा नोट करिए। किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान को लिखते हैं। चलो परिभाषा लिखो। सबसे पहले परिभाषा लिखिए आप यथार्थ की, ठीक है। परिभाषा नोट करिए, मैं बोल देता हूं। किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान को उसके सैद्धांतिक मान से तुलना करने पर अधिकतम निकट मान ज्यादा यथार्थ माना जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप यथार्थ की बात कर रहे हो तो आप प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान सैद्धांतिक मान जानते हो क्या होता है? सैद्धांतिक मान का मतलब है जो वास्तव में है, और प्रायोगिक मान का मतलब है जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। तो प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान की निकटता होने से प्रेक्षण को यथार्थ कहा जाता है। मतलब यथार्थता में इतनी बात तो समझ में आई होगी ना आपके कि यथार्थता में हम लोग तुलना किसकी करते हैं? यथार्थता में हम लोग प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान की तुलना करते हैं। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि यथार्थता में जब हम यथार्थता देखने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में हम तुलना किसकी करते हैं? प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान की तुलना हम लोग करते हैं। ये कहानी रहती है यथार्थता में। जितना आपका प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के पास होगा उतना ही ज़्यादा हम उसको यथार्थ कहेंगे। परिशुद्धता में हम क्या करते हैं? परिशुद्धता में हम प्रायोगिक मानों की आपस में तुलना करते हैं, प्रायोगिक मानों की आपस में निकटता देखते हैं। जितना प्रायोगिक मान आपस में निकट होंगे उतना वो परिशुद्ध माने जाएंगे। मतलब हम जब यहाँ पर परिशुद्धता की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पहला वाला दूसरे वाले के कितना पास है, और जब हम यथार्थता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो वास्तव वाले से कितनी पास है। ये चीज चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो नोट करिए कि परिशुद्धता का मतलब है प्रायोगिक मानों की आपस में तुलना, है ना। प्रायोगिक मानों की आपस में तुलना। ठीक है, ये चीज हो गई। आ गया समझ में? बढ़िया से, ठीक है। ओके, ठीक है, बस नोट कर लो इसको। ये कहानी यहाँ तक ही थी। इसके अंदर आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि यथार्थता और परिशुद्धता का क्या मतलब होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और त्रुटियों के बारे में बात करेंगे, एरर के बारे में बात करेंगे। त्रुटियों का मतलब ये होता है एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि।
भाई आपका प्रायोगिक मान जो है और जो वास्तविक मान है उसमें जो अंतर है वो आपकी त्रुटि है। मतलब जो वास्तव में मान आना चाहिए था और जो आपका मान आया है उन दोनों में जो अंतर है उसको हम लोग त्रुटि के नाम से जानते हैं। बट त्रुटियों का जो निरूपण है ना, आज हम त्रुटियों का निरूपण पढ़ रहे हैं, कल अपन इसकी अगली क्लास में अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी में आप त्रुटियों के प्रकार पढ़ोगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसके अंदर मैथमेटिक्स है, तो सारा फोकस आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे रखना है। मतलब ये मान के चलिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आपको करनी है, ठीक है। उसी के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है, उसी पे आपको पूरा फोकस करना है। तो इस तरफ लॉजिक चलेगा और इस तरफ आपका एक क्वेश्चन है वो चलता रहेगा साथ में, ठीक है। बढ़िया, आप चाहें तो अपना कैलकुलेटर वगैरह रेडी रख सकते हैं और कैलकुलेटर की सहायता से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है और आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको लॉजिक समझना है। बाकी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो बाद में आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज हमारा टारगेट है लॉजिक समझना, इसलिए हम लोग पूरा ध्यान अभी लॉजिक पे ही देंगे और आपको भी उसी पे फोकस करना है। कैलकुलेशन पे आज फोकस नहीं करना है आपको। देखिए मान लेते हैं, और ये एग्जांपल जो मेरी प्रीवियस क्लास मैंने लास्ट ईयर ली थी उसी क्लास के स्क्रीनशॉट से है। तो जो एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर बोर्ड पे लिया था वही सेम एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी क्वेश्चंस वगैरह की शीट आपको मिली जाएगी। हम लोग एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं। देखिए आपने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने से आपके पास कुछ प्रेक्षण आए। प्रेक्षण समझते हो, ऑब्जर्वेशन। अब एक एक चीज़ पे यहाँ ध्यान देना। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपके पास ऑब्जर्वेशन आना शुरू हो जाते हैं। आपने पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, इधर देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या कहलाएंगे? ये 5 के 5 जो आपने यहाँ पे किए हैं इनको हम लोग प्रेक्षण ही तो कहते हैं। एक्सपेरिमेंट को करने से जो वैल्यूज आपको प्राप्त हो रही हैं उनको प्रेक्षण कहा जाता है, उनको ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उनको। इधर भी ये पांचों आपके क्या कहलाएंगे? प्रेक्षण कहलाएंगे, ठीक है। तो मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपको कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए, A1 A2 A3 A4, ऐसे आपको AN मान लेते हैं n टाइम्स, n बार आपने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे आपको A1 A2 A3 A4 ऐसे AN तक प्रेक्षण प्राप्त हुए। अब बात समझने की यह है कि वास्तविक मान क्या होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जितने भी प्रेक्षण आपके पास आए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लिखना है। जितने भी प्रेक्षण हम परफॉर्म करते हैं उन सब प्रेक्षणों को जोड़ करके प्रेक्षणों की संख्या का भाग लगाते हैं, इसे हम कहते हैं माध्य निकालना। तो आपके पास जितने भी प्रेक्षण आए हैं उन सभी प्रेक्षणों का माध्य निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए, उसी को हम किसका नाम देंगे? वास्तविक मान का। तो ये बराबर होगा A माध्य के, और A माध्य किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2 प्लस कहाँ तक? AN तक डिवाइड बाय N। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग A माध्य कहेंगे। आया समझ में? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। आपको मैंने लिख के दिया कि A1 का मान है 3.29, A2 का मान है 3.28, A3 का मान है, लिख लो साथ में, A3 का मान है 3.29, A4 का मान है 3.31, A5 का मान है 3.28, A6 का मान है 3.27, है ना। A7 का मान है 3.29, A8 का मान है 3.30। ये मैंने आपको लिख करके दे दिया। ये कुछ प्रेक्षण मैंने आपको लिख करके दे दिए। अब मैंने आपको कहा कि अब आप शुरू करो। सबसे पहले आपको क्या करना है? वास्तविक मान निकालना है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए आपको A माध्य निकालना पड़ेगा। अब A माध्य आप कैसे निकालोगे, वही चीज़ सीखनी है आपको।
ए माध्य तो आपको निकालना बहुत सिंपल है, सबको जोड़ दो और जितने भी प्रेक्षण हैं उनकी संख्या का भाग लगा लो। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर थे, फटाफट से वो कैलकुलेटर जो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, जल्दी से आंसर बताओ 1 सेकंड के अंदर कितना आएगा। 3.29 प्लस 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 डिवाइड बाय 8। बताइए वैल्यू कितनी निकल करके आई। बताओ। इसलिए कह रहा था मैं, ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 3.29। तो ये जो 3.29 निकल करके आया है ये आपका कहलाएगा ए माध्य और ये आपका होगा वास्तविक मान। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको। तो सबसे पहले अब अच्छे से सुनो समझो, सबसे पहले आपको जो भी प्रेक्षण वो देगा, न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन तो न्यूमेरिकल की अप्रोच से करेंगे इसको, आपको मेथड सीखना है पहले कि भाई आपको जो भी प्रेक्षण वो देगा 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी प्रेक्षण देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी प्रेक्षणों को जोड़ करके उनकी कुल संख्या से भाग लगा के माध्य निकालना है। वो माध्य आपका कहलाएगा वास्तविक मान। अब आता है त्रुटि निकालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहली त्रुटि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है निरपेक्ष त्रुटि। बहुत सिंपल है, अच्छे समझना। ये वैल्यू कितनी है 3.29, A1 वाली वैल्यू कितनी है 3.29, ये वास्तविक मान है, ये पहला वाला प्रेक्षण है। तो वास्तविक मान और पहले वाले प्रेक्षण में कितना अंतर है, कोई अंतर नहीं है, मतलब 0.00। ये आपका वास्तविक मान है, ये आपका दूसरा प्रेक्षण है, ये रहा, ये आपका दूसरा प्रेक्षण है। कितना अंतर है दोनों में 0.01 का। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरे वाले प्रेक्षण के अंदर जो गलती है, जो एरर है, जो त्रुटि है वो कितनी है 0.01 है, क्योंकि हम लोगों ने वास्तविक मान किसको बोल दिया है, हम लोगों ने वास्तविक मान बोल दिया है माध्य को। तो ये आपका वास्तविक मान है। अब इस वास्तविक मान में और इन प्रेक्षणों के बीच में जो भी अंतर है वो प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। मतलब आपको अगर पहले वाले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, डेल्टा का मतलब होता है फर्क, अंतर, डिफरेंस, तो डेल्टा A1 क्या कहलाएगा, डेल्टा A1 कहलाएगा A1 की निरपेक्ष त्रुटि। मेथड के फॉर्मेट में समझो, बहुत जल्दी समझ में आएगा। A1 में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, ए माध्य जो वास्तविक मान है जिसको हम लोग ए माध्य बोल रहे हैं, उसमें से A1 प्रेक्षण को माइनस कर दो अगर इनके बीच में कोई फर्क है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, वैल्यू हमेशा प्लस में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3.29 है, यहाँ पे भी 3.29 है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे डेल्टा A1 निकालोगे तो वो आएगा 3.29 माइनस 3.29 बराबर 0.00। मतलब पहले वाले प्रेक्षण के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। तो ये कहलाएगा A1 की निरपेक्ष त्रुटि 0 है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप डेल्टा A2 की गणना करना चाहें तो डेल्टा A2 कैसे प्राप्त होगा आपको, A माध्य करो अपनी कॉपी में यार खुद से, A माध्य माइनस A2। तो यहाँ पे डेल्टा A2 अगर आप निकालना चाहोगे तो वो आएगा A माध्य 3.29 और ये वैल्यू कितनी है माइनस 3.28 बराबर कितना आ जाएगा 0.01। तो ये आपका कहलाएगा डेल्टा A2। आ रहा है समझ में बढ़िया से आ रहा है। ऐसे ही डेल्टा A3 कितना होगा, डेल्टा A3 आपका 0 होगा। डेल्टा A4 कितना होगा, डेल्टा A4 होगा 0.02, ये होगा 0.01, ये होगा 0.02, ये होगा 0 और ये होगा 0.01। इस तरह से आप सारे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और इस तरह से सारे के सारे निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का। तो ये जो आप देख रहे हो ना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब क्या कहलाती है आपकी निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इस तरह से इसको लास्ट तक लिखना चाहोगे तो डेल्टा AN बराबर आएगा A माध्य माइनस AN, ऐसे।
और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ लिखना चाहते हो तो एक काम करता हूँ, जगह थोड़ी कम है, डेल्टा ए डायरेक्ट लिख दूँ। डेल्टा A3 कितना है 3.29 माइनस 3.29 0 है। डेल्टा A4 कितना है 3.29 3.31 में से माइनस करेंगे, मैंने बताया ना आपको हमेशा प्लस ही लेना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना फर्क आ रहा है 0.02 का फर्क आ रहा है। डेल्टा A5 कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.01 का फर्क आ रहा है। यहाँ लिखते हैं डेल्टा A6 कितना है, इसमें से इसको कर दो 0.02। डेल्टा A7 कितना है 0। डेल्टा A8 कितना है 0.01। दैट्स इट। इस प्रकार से आप सारी की सारी त्रुटियों को लिख सकते हो। तो ये आपने क्या निकाला है, अभी तक आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो याद रहेगा, क्योंकि अभी आपको त्रुटियों के और भी प्रकार पढ़ने हैं, फिर जब और प्रकार पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूज होने लगोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो, इसलिए खुद से लिखते चलो। क्वेश्चन साथ में चल ही रहा है, ये आपका प्रश्न ही है एक तरह से, क्वेश्चन मान लो इसको। तो क्वेश्चन साथ में चल रहा है, थ्योरी इधर चल रही है, सही चल रहा है, मतलब आपको अगर समझना है तो आप दोनों हिस्सों में अच्छे से काम कर सकते हो। तो आपको जितने भी प्रेक्षण वो लिख करके दे, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उन प्रेक्षणों के लिए आपको वास्तविक मान निकालना है। और वास्तविक मान का सिंपल फंडा है कि आपको जो है सबका माध्य निकालना पड़ेगा। अगर आपने सबका माध्य निकाल लिया, आपके पास वास्तविक मान आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वास्तविक मान आपका है, मतलब जो माध्य आया है, उसका और आपकी अलग अलग प्रेक्षणों का अंतर आपको देखना है। जो आपके अलग अलग प्रेक्षण हैं और जो वास्तविक मान है, उनके बीच में जो अंतर है, वो उन सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। खत्म बात। वो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN से आप प्रदर्शित करते हो, वो आपको निकाल कर रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आपकी हो गई डेल्टा A1, डेल्टा A2, ऐसे कहाँ तक, डेल्टा AN तक। इसके बाद अगली चीज आती है आपकी, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो अब आप परिभाषित करने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये पहली थी निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद अब आप परिभाषित करने जा रहे हो दूसरी चीज, जिसका नाम है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये इतना ज़्यादा आसान है कि इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ही नहीं आपको। इसके नाम को बहुत ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। इसके नाम में लिखा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकालना है, बस खत्म। तो ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A का माध्य। जितनी भी आपके सामने निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं, उन सबको जोड़िए, कुल संख्या से भाग लगाइए, आपके पास निकल करके आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मतलब ये होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस कहाँ तक, डेल्टा AN तक, डिवाइड बाय n। ये आपके सामने हो गया डेल्टा A माध्य। और न्यूमेरिकल में अपन लोग कर रहे थे, तो डेल्टा A माध्य कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो 8 मान हैं वो मान लेकर के आ जाओ सारे के सारे। ये जो मान थे आपके पास, डेल्टा A1 कितना है 0.01, तो 0 प्लस 0.01 प्लस A3 कितना है 0, 0.02, 0.01, 0, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02, 0, 0.01, तो 0.02 प्लस 0 क्या था यार, 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01, बस इन सबको जोड़ना है, 8 का भाग लगाना। हो सकता है कॉपी करने में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो वो आप अपने स्तर पे चेक कर लेना। ये वैल्यू निकल करके आ रही है 0.01। तो ये जो 0.01 आप देख रहे हो ना, ये डेल्टा A माध्य के नाम से जाना जाता है। इसको अपन डेल्टा A माध्य कहेंगे। बताओ 0.01 आ रहा है, इन सबको जोड़ो, 0, 0.01, फिर 0, फिर 0.02, फिर 0.01, फिर 0.02, फिर 0.01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, एक ऑब्जर्वेशन और थी 0 वाली, देख लेना एक बार।
है ना, ठीक से देख लेना। पीछे से कॉपी वॉपी करने में ऊपर नीचे हो गया होगा, देख लेना। बाकी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ें। तो ये था माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आ रहे हैं अगली त्रुटि पर, जिसका नाम है सापेक्ष त्रुटि। अरे सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है किसमें क्या था। सापेक्ष त्रुटि की परिभाषा बहुत ही आसान है। क्या है इसकी परिभाषा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाय वास्तविक मान। खत्म भाई। जो आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है इतनी मेहनत से, वो डिवाइड बाय वास्तविक मान। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल्टा ए माध्य, ये वाली। वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान होता है ए माध्य, तो डिवाइड बाय ए माध्य। बस ये कर दो आप, इससे क्या निकल के आ जाएगा? सापेक्ष त्रुटि। खत्म। यहां निकालते हैं, तो अगर यहां पे आपको सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो आप वही चीज करेंगे, डेल्टा ए माध्य, सॉरी हाँ सही, डिवाइड बाय ए माध्य। डेल्टा ए माध्य कितना है? 0.01। और ए माध्य कितना निकल करके आया था आपका? ए माध्य निकाला था ना आपने, कितना था? 3.29। इसको सॉल्व कर लीजिए, सापेक्ष त्रुटि निकल करके आ जाएगी। सिस्टमैटिक है यार, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। ये निकल के आ रहा है 0.003। आपका पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे नहीं होना चाहिए इस समय, आपका फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल को अपन एज अ हेल्प काम में ले रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए क्योंकि इससे अपन इसको समझ रहे हैं। इधर अपन थ्योरी देख रहे हैं, तुरंत अपन उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दिमाग में एक इमेज बन रही है और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज पे आते हैं, लास्ट फाइनल, प्रतिशत त्रुटि। सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। लास्ट है प्रतिशत त्रुटि, बहुत सिंपल है ये। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है, जो सापेक्ष त्रुटि निकल करके आई है उसको 100 से गुणा कर दो, खत्म हो गया। जो सापेक्ष त्रुटि निकल करके आई है उसको 100 से गुणा कर दो। तो अगर यहां पे आपको परसेंटेज एरर निकालनी हो, परसेंटेज त्रुटि निकालनी हो, तो जो आपके पास सापेक्ष त्रुटि निकल करके आई है 0.003, उसको 100 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 0.3%। मतलब इसमें जो प्रतिशत त्रुटि निकल करके आई है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, वो कितनी निकल करके आई है? 0.3%। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इजी। और आप जब त्रुटियों का निरूपण करते हो तो वो निरूपण बहुत आसान होता है, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक है। जिसको सिस्टम पता है वो आराम से कर लेगा। अब जितने बच्चे क्लास में हैं कमेंट करके बताओ समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर है, ये चीज़ एक बार कमेंट कर दो। इनके इंग्लिश नाम भी आपको बता देता हूँ। वास्तविक मान को हम बोलते हैं रियल वैल्यू, ए माध्य को हम बोलते हैं ए मीन, निरपेक्ष त्रुटि को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, सापेक्ष त्रुटि को बोलते हैं रिलेटिव एरर, प्रतिशत त्रुटि को बोलते हैं परसेंटेज एरर। सिंपल, दैट्स इट। बढ़िया, बस अब इसके बाद तो इसके क्वेश्चन से मिल जाएंगे, क्वेश्चन से मिल जाएंगे तो आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको बस मोटी मोटी इतनी बात याद रखनी है, जितने प्रेक्षण हमको दिए हैं उन सभी प्रेक्षणों का सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। माध्य ही वास्तविक मान के रूप में देखा जाएगा, फिर वास्तविक मान में और सभी प्रेक्षणों में फर्क देखना है, वो उनका कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान में और
अलग अलग प्रेक्षणों में जो फर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद जितनी भी निरपेक्ष त्रुटि उन सबका माध्य निकाल लोगे तो वो कहलाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से अर्थात ए माध्य से भाग लगाओगे तो वो कहलाएगा सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो वो कहलाएगा प्रतिशत त्रुटि। अब सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि इसकी नीड क्या पड़ी। आप ये सोचकर के आना कि जब अपन ने ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि परिभाषित कर ही दी थी तो फिर ये सापेक्ष त्रुटि परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका पीछे एक लॉजिक है, एक कंसेप्ट है, वो होमवर्क है, वो आप सोचना। और अगर अगली क्लास में मैं आकर के बताना भूल जाऊं तो कमेंट करके मुझे याद दिलाना कि सर आपको सापेक्ष त्रुटि का लॉजिक बताना था। कभी कभी जल्दीबाजी में दिमाग से निकल जाता है, तो अगली क्लास में जो भी बच्चा है वो मुझे याद दिलाएं कि सर आपको सापेक्ष त्रुटि का लॉजिक हमें समझाना था। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, बहुत ही मज़ेदार है और आपको उसके बाद इस टॉपिक का फील आ जाएगा असली वाला। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि त्रुटि का लॉजिक त्रुटि आपने समझ लिया अच्छे से, न्यूमेरिकल आप कर लोगे आएगा तो एग्जाम में, और यथार्थता और परिशुद्धता को आपने बहुत अच्छे समझा है। और आप ये जान चुके हो कि साइंटिस्ट भले ही यथार्थ नहीं हो चलता है, बट आपका साइंटिस्ट जो है वो परिशुद्ध होना चाहिए। तो त्रुटि के साथ में आज आपने यथार्थता, पहली चीज आपने ये पढ़ी, यथार्थता तथा परिशुद्धता, और फिर आपने दूसरी चीज पढ़ी है एरर। और त्रुटि का भी आपने आज भाग 1 ही कवर किया है। भाग 2 जो है वो अगली क्लास में आएगा जहां हम इसकी थ्योरी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, क्लास के अंदर आते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। और बाकी अब एग्ज़ाम की टेंशन लेना छोड़ दो। अपना काम है कर्म करना, अपन कर्म कर रहे हैं, अपना काम है पढ़ना, अपन पढ़ रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा, हम कैसे क्लास ले पा रहे हैं ये हम ही जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये वो समय है जिस समय हर किसी को मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने वाले को भी मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाने वाले को भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ हैं, घर पे हैं। बीमार अगर हो कोई तो मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो, अपना ख्याल रखो और आइसोलेट रहो, मास्क वगैरह का प्रयोग करते रहो कहीं भी बाहर जाते हो किसी रीज़न से तो, और जहाँ तक हो अवॉइड करो, घर में ही रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।